हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी की थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने कल आपसे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 में पार्ट 1 डिस्कस किया था, और इसी में हम चैप्टर 1 का ही, जिसका टाइटल है सौरमंडल में पृथ्वी, इसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है। और आज हम सोलर सिस्टम में जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं, जिनकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। और इसी से मैंने 8 ग्रह बताए थे आपको कि 8 ग्रहों को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें कि बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। 4 ग्रह इस क्षुद्र पट्टी के अंदर की तरफ हैं, सूरज के पास, जिनको कि हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और जो चट्टानों से बने हैं। इसके अलावा 4 ग्रह बाह्य ग्रह होते हैं, आउटर प्लैनेट, जो कि आपके गैस और तरल पदार्थों से बने हैं और ये आकार में बड़े हैं। अब हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य के पास वाले ग्रह यानी बुध ग्रह के बारे में देखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। और ये सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, और इसमें जो है दिन बहुत अधिक गर्म और रात बहुत अधिक ठंडी होती है। इसके अलावा इसके पास अपनी कोई सैटेलाइट भी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी जो घूर्णन है, यानी ये अपने अक्ष पे कितने दिन में घूम जाता है, तो ये घूम जाता है 59 डेज में। ये आपको याद कर लेना है 8 के 8 ग्रहों का। इसके अलावा इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है, यानी ये सूरज के चक्कर, यहाँ पे सन एग्जिस्ट करता है तो ये सूर्य के चक्कर लगाता है 88 डेज में। लेकिन अगर मैं ग्रह खुद के घूमने की बात करूँ कि ये अपनी अक्ष पे कितने दिन में घूमता है, तो ये 59 डेज में घूम जाता है। आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास अपना कोई वायुमंडल भी नहीं है, और ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। दिन में सर्वाधिक गर्म रहता है, रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, वीनस, जिसका कि जो है द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के जितना ही है। और ये क्या है, ये एक गर्म ग्रह है, सबसे गर्म है, ये बुध से भी गर्म है, ये याद रखना है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, और यहाँ पे जो है CO2 की मात्रा लगभग जो है 95% है, जिसकी वजह से तापमान यहाँ पे सर्वाधिक बना रहता है। इसके अलावा इसकी जो घूर्णन गति है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं एनसीईआरटी से इतर आपको बता रही हूँ, तो ये भी आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जहाँ आप नोट्स बनाएंगे वहाँ लिख सकते हैं। तो जो ये है, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो ये याद रखना है कि इसकी जो रोटेशन है वो पृथ्वी के विपरीत होती है। इसके अलावा इसको हम इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके अगर हम परिभ्रमण की बात करें, जो है 243 डेज, और इसका अगर परिक्रमण ज्ञात करें तो ये 255 डेज है। तो याद रखना है, बुध का मैंने बताया था 59 डेज रोटेशन और रिवॉल्यूशन 88 डेज, जबकि शुक्र का रोटेशन 243 और रिवॉल्यूशन 255 डेज होता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी इसी को कहा जाता है। तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शुक्र ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है। तो ये याद रखना है कि इसके पास भी ना तो कोई अपना उपग्रह है, ना ही कोई अपना वातावरण है, और ये पृथ्वी की जो रोटेशन गति होती है उसके विपरीत घूमता है, यानी ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में, जहाँ पर जीवन संभव है, और इसको हम कहते हैं अर्थ। और ये सूर्य से दूरी के क्रम में, देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखना है, दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, माई वेरी इफिशियंट, ई फॉर अर्थ। और जबकि अगर हम इसकी आकार में बात करें, यानी इसके साइज में बात करें, तो साइज में ये 5th नंबर पे है। इसके बाद जो है इसकी आकृति की बात कर लेते हैं, तो इसकी आकृति जो है वो जियोड है, और इसको हम कहते हैं नीला ग्रह। नीला ग्रह कहने का इसको क्या कारण है, क्योंकि इसके 70% भाग पर जो है वो पानी दिखाई पड़ता है। अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी जो है अधिकतर नीली दिखाई पड़ती है। और इसके पास अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा की 2 स्थितियों, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा और नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या, ये दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके पास स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा के कारण ही चमकती है। यहाँ पे प्रकाश सूर्य का ही
उपलब्ध होता है। इसका परिभ्रमण अगर मैं बात करूं तो ये 24 घंटे 56 मिनट होता है, लगभग एक दिन जिसको हम कहते हैं। और अगर मैं इसका परिक्रमण ज्ञात करूं तो ये सूर्य का चक्कर जो है वो 365 सही 1/4, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें, या फिर आप 365 दिन भी कह सकते हैं। इसी कारण क्योंकि ये जो है एक परिक्रमण 365 सही 1/4 यानी कि 365 और एक दिन का चौथे भाग में पूरा करती है। इसी कारण हर चौथे वर्ष जो है 366 दिन यानी लीप वर्ष हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद यहीं पे पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, इसके बारे में आपको बताया गया है। और फ्रेंड्स, इससे इतने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं कि आप काउंट करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इससे बने हैं लगातार। अगर हम चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी की बात करें तो ये 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये याद रखना है, ये 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। और ये पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो 27 डेज में लगा लेता है। और ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है। इसका पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ घूमता है तो हम पृथ्वी से इसका एक ही पार्ट दिखाई देता है, सामने सामने की स्थिति। इस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। और इसका जो व्यास है डायोमीटर है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी इसकी त्रिज्या भी पृथ्वी के त्रिज्या की 1/4 ही होगी। और चंद्रमा की सतह पर छाया वहां उपस्थित पर्वत, मैदान और गड्ढों से बनती है। यानी कि अगर आप जो चंद्रमा में दिखाई देता है कि चांद में दाग है, इस तरह को कुछ आप सुनते हैं, तो वो क्या है, वो वहां उपस्थित जो पर्वत और मैदान और गड्ढे हैं उनकी छाया है, जिसे कि आप चंद्रमा पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब चंद्रमा पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 में पहुंचे थे। और इनका जो मिशन था वो अपोलो 11 था। अगर हम किसी भारतीय की बात करें तो भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को पहुंचे थे। और हाल ही में चंद्रयान 3 ने हमारे सफल लैंडिंग की है, उसके बारे में सभी ने पता होगा क्योंकि न्यूज़ में बहुत अधिक रहा है। उस पॉइंट को जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी उसको मोदी जी ने जो है वो तिरंगा पॉइंट घोषित किया है। इसके अलावा शिव शक्ति पॉइंट घोषित किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स की बात करनी है हमको, एक तिरंगा पॉइंट की और एक शिव शक्ति पॉइंट की। तो शिव शक्ति पॉइंट कौन सा है, जो कि हमारा चंद्रयान 3 का है। और जो चंद्रयान 2 का जहां से संपर्क टूटा था उस बिंदु को कहा गया है तिरंगा पॉइंट। इसके अलावा 23 अगस्त को हमने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की थी। इस दिन को हम अब क्या करेंगे, हम इसको राष्ट्रीय जो हमारा स्पेस डे है वो घोषित किया गया है। इसके अलावा जो आपका चंद्रयान 3 है इसका लैंडर और रोवर, इनके नाम भी आपने याद रख लेने हैं, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। इसके अलावा इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। तो ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज आपने कलेक्ट करके कहीं एक जगह नोट डाउन कर लेनी है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। अब हम बात करेंगे अपने 4th ग्रह की, जिसको हम कहते हैं माई वेरी इफिशियंट मदर, M फॉर मार्स, यानी मंगल ग्रह। और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो लाल ग्रह किस ग्रह को जाना जाता है, मंगल ग्रह को। और क्यों लाल ग्रह कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका परिभ्रमण काल है वो 24 घंटे है और इसका परिक्रमण काल वो जो है 687 दिन है, यानी कि मंगल पे एक साल जो है वो 687 दिन का होता है। इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं जिनको हम फाबोस और डिमोस कहते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है। आगे आपको शनि के भी कुछ उपग्रह देखने को मिलेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मंगल के 2 ग्रह हैं फाबोस और डिमोस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं उनको हम इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये कठोर चट्टानों के बने होते हैं। और इनके बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये याद रखना है। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच भी पाई जा सकती हैं। इसके बाद आता है आपका बृहस्पति ग्रह। अब हम बात करेंगे अपने बृहस्पति ग्रह की, जो कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी जो है आकार में 5th नंबर पे आता है, जबकि बृहस्पति जो है वो आकार में 1st नंबर पे आता है। और इसकी जो परिभ्रमण गति है यानी अपने अक्ष पे घूमने की जो गति है वो बहुत तेज है, क्योंकि ये लाइट वेट है।
तो इसकी जो गति है वो 9 घंटे 56 मिनट में पूरी कर ली जाती है। जबकि इसका परिक्रमण काल, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनको परिभ्रमण में बहुत अधिक समय लगता है। सॉरी फ्रेंड्स, परिक्रमण में। ये इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में आप अच्छे से याद कर पाएंगे। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन में इसको 11 साल 11 माह लग जाते हैं। और इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो अभी तक ज्ञात हुए हैं जितने, वो है 79। देखिए ये एनसीईआरटी में डेटा अपडेटेड नहीं है, एनसीईआरटी में 53 ही दिया हुआ है, जबकि अभी तक जो ज्ञात हो चुके हैं वो 79 उपग्रह इसके ज्ञात हो चुके हैं। और इनमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है इसका। इसके अलावा जो ये गैनीमेड है ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उनके पास जो भी सैटेलाइट्स हैं नेचुरल रूप से, उनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, ये गैनीमेड है। और इसके अलावा जो ये पट्टी पाई जाती है ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसके अलावा अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसका रंग पीला होता है और इसके चारों तरफ छल्ले या वलय भी पाए जाते हैं। ऐसे हमारे 3 ग्रह होते हैं जिनके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, जिसमें आपका बृहस्पति, शनि और अरुण या वरुण में से भी एक ग्रह शामिल है। ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा शनि। तो शनि की जो परिभ्रमण गति है, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि जो बाह्य ग्रह हैं इनकी परिभ्रमण गति यानी इनका जो रोटेशन पीरियड है ये बहुत कम होता है। बृहस्पति का 9 घंटे है, शनि का 10 घंटे है। तो शनि का 10 घंटे 40 मिनट का परिभ्रमण है और परिक्रमण रिवॉल्यूशन यानी सूर्य का चक्कर ये लगाता है 29 साल 5 माह में। इसके अलावा इसका जो घनत्व है, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। और इसके उपग्रह जो है एनसीईआरटी में तो आपके 53 दिए हुए हैं, जबकि वर्तमान में जितने हम खोज चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिक खोजें चलती रहती हैं तो ये उपग्रह घटते बढ़ते रहते हैं, इसके वर्तमान में उपग्रह है 82। तो अगर हम बात करें कि किसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं तो ये है शनि। शनि के पास सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट है और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसको टाइटन कहा गया है। ये जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रही हूँ ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पे याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह बताया था गैनीमेड और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अब हम बात करेंगे यूरेनस की यानी अरुण की। तो इसको हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है और ये मीथेन के बादलों से घिरा हुआ है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो आपका यूरेनस है ये मीथेन के बादलों से घिरा हुआ है और इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और ये वलय किसके बने होते हैं, ये वलय बने होते हैं सिलिकेट के। तो इसके चारों ओर सिलिकेट के वलय और मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। अगर हम इसके परिभ्रमण की बात करें तो ये वही एक दिन से भी कम समय में यानी 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके बाह्य ग्रह हैं वो रोटेशन में कम टाइम लेते हैं और रिवॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं। जबकि हम आंतरिक ग्रहों की बात करें तो आपने देखा कि बुध ने 59 डेज लिए, जो आपका बुध के बाद आता है शुक्र ने आपके 243 डेज लिए, पृथ्वी ने 1 दिन लिया। और अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल ने भी 24 घंटे लिए हैं। तो जैसे जैसे दूरी कम होती गई वैसे वैसे टाइम भी कम होता गया। इसके बाद हम अगर बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट आता है आपका नेपच्यून। ट्रिक एक बार फिर से याद कर लेते हैं, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो N4 नेपच्यून। और ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है और इसी कारण से ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। अगर हम इसके परिभ्रमण की बात करें तो ये 16 घंटे में और परिक्रमण 164 साल में। देखिए यहाँ पे कितना अधिक टाइम, क्योंकि ये जो परिधि है घूमने की जो परिधि है, जैसे ये सूर्य है तो यहाँ से घूमने की परिधि का आकार बढ़ता चला जाता है, इसी कारण से इसको सबसे अधिक समय 164 साल लगते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके पास भी उपग्रह हैं तो बिल्कुल इसके पास भी उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ट्रिटोन है, ये याद रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्रहों के चारों ओर वलय छल्ले भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि शनि के चारों तरफ
अरुण के चारों तरफ सिलिकेट के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं, और बृहस्पति के चारों तरफ भी छल्ले पाए जाते हैं, और शनि के भी। तो ये याद रखना है कि अरुण, बृहस्पति और शनि, यानी कि जो हमारे बाह्य ग्रह होते हैं, तीनों बाह्य ग्रहों के लास्ट वाले को छोड़कर, वरुण को छोड़कर, इन तीनों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। इससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बना है। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो प्लस ग्राफिया, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। कुछ अन्य शब्द भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिनमें कि जियो प्लस लोजिया, जिसे कहते हैं हम जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मैट्रिया, जियोमेट्री, जिसमें हम पृथ्वी का मापन शामिल करते हैं, और जियो प्लस ऑर्डस, जिसको हम जोड़ कहते हैं, और ये होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब हम सबसे पहले एक हमारे खगोल शास्त्री हुए हैं प्राचीन भारत की, जिनका नाम था आर्यभट्ट, और ये प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो सभी ग्रह हैं और जो चंद्रमा है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि ये सूर्य के परावर्तित प्रकाश यानी रिफ्लेक्टिव जो लाइट है उसके कारण चमकते हैं। तो ये आपसे पूछा गया था अभी 2023 में ही, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले जो असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो कि पहले ग्रह का भाग थे, अब ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, ये क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड कहलाते हैं, और इनकी सर्वाधिक संख्या मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाई जाती है। और आपको पता भी है कि जो बृहस्पति है और मंगल है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी एस्ट्रॉयड बेल्ट भी पाई जाती है। अब यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा फैक्ट मिला था, एट्रोमिडा। तो एट्रोमिडा क्या है? इसको हम हिंदी में कहते हैं देवयानी, और ये हमारे आकाशगंगा, जिसका नाम है मिल्की वे, उसके पास की सबसे पास वाली गैलेक्सी है। अब हम उल्का पिंड की बात करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। इनकी प्रवृत्ति मतलब ये जैसे ही टूटते हैं ये वैसे ही पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, और इसी कारण से हम कभी कभी इनको टूटता हुआ तारा भी समझ लेते हैं। और ये कभी कभी वायु के साथ घर्षण में आकर गर्म होकर जलने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, ये मैंने आपको बता दिया, और इसके पास की एट्रोमिडा, जिसको हम देवयानी कहते हैं। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता है था। कब तक? 2006 तक हम 9 ग्रह मानते थे, लेकिन ISU इंटरनेशनल जो आपका खगोलीय संगठन है, उसने 2006 में इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया है। और हमारे पास प्लूटो के अलावा भी 2 और बोने ग्रह हैं जो हमें पता है, एक प्लूटो, एक 2003 UB133। ये आपको याद रख लेना है नाम। देखिए फ्रेंड्स, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ इनके नाम में, लेकिन मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे तो याद रख सकते हैं। एक सिरस, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बोना उपग्रह नहीं है? तो बोने उपग्रह 3 हमारे दिए गए हैं, प्लूटो, 2003 UB313 और सिरस। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको और याद रखना है, वो है शुक्र और यूरेनस के बारे में। शुक्र और यूरेनस जो है वो परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में करते हैं। इसका मतलब है कि अगर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं तो ये ऐसे लगाते हैं, अगर सभी ग्रह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और अगर सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमेंगे। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में हमने चैप्टर 1 को किया है। अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, और इतना एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप जोड़ के चलेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के PYQs डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो इस चैप्टर से जितने भी PYQ ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे हो पाए हैं कलेक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।